Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar of class 10 science chapter 1 chemical reactions and equations. In this session we will solve short answer questions. Question number 19 to question number 29. I will try to explain each question through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for offline practice and revision. If you satisfy and understand our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. क्वेश्चन नंबर 19. इससे पहले का क्वेश्चन हमने MCQs है, पीछे के वीडियो में किए हैं, हमारे चैनल से आप उसको देख सकते हैं. हमने सारे जो भी है चैनल पे इकट्ठे ही हमने कर देते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस. हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और किस तरह का ये रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो हमें बताना है. तो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस in the presence of catalyst at 773 Kelvin to form ammonia gas. तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उसका केमिकल फॉर्मूला के रूप में इक्वेशन लिख लेते हैं. तो नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस मतलब कि प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 773 केल्विन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट गिव्स अमोनिया. अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NH3. हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको केमिकल फॉर्मूला के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे. अब हमें ये N2 प्लस H2 दैट गिव्स NH3 ये मिल गया. अब हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट साइड है बैलेंस करेंगे. जो जितना रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन. तब यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ NH3 है, तो नाइट्रोजन 1 है, मतलब कि एक नाइट्रोजन कम है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन करना है, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब 2 NH3 हो गया. अब 2 NH3 हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, हो गया. अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गया. हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2. तो अब हम इसको अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम 3 ऐड कर देते हैं, जिसे प्लस 3H2 कर दिए, मतलब कि 6 हाइड्रोजन हो गए. तो N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2 NH3 in presence of catalyst at temperature 773 Kelvin that gives ammonia जो है 2 NH3, that is a balance equation. तो सबसे पहले जब बैलेंस इक्वेशन लिखना होता है तो जो स्टेटमेंट दिया है एज इट इज उसको केमिकल फॉर्मूला के रूप में इक्वेशन लिखते हैं. उसके बाद हम जो रिएक्टेंट साइड में है कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, दोनों को बैलेंस करते हैं. अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहा है, अमोनिया, मतलब कि कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है,
Sodium hydroxide solution is treated with acetic acid to form sodium state and water. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एक्वेस ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, मतलब कि NOH plus CH3COH that gives sodium state CH3CONA and water H2O। तो अब देखेंगे क्या कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो हमारे पास कितना, सबसे पहले यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 और प्लस 2 3, यहाँ पे 2 + 1 3, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 + 3 4 एंड ये 5, यहाँ पे कितना है 3 और प्लस H2O 2 5, मतलब बैलेंस है। अब कार्बन कितना है 1 एंड 1 2, यहाँ भी कार्बन 1, दैट मतलब द इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट हो रहा है, तो मतलब बेस एसिड से रिएक्ट होता है, दैट इज अ न्यूट्रलाइज होना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सी क्या दिया है, इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो इथेनॉल है इसको इथेनोइक एसिड में, मतलब इथेनोइक एसिड, इथेनॉल का केमिकल फार्मूला C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, और इथेनोइक एसिड CH3COH। जब ये हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, इथाइल एसीटेट CH3COO2H5, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ, एंड क्या बचेगा, वाटर। तो जब अब क्या है, हमने केमिकल फार्मूला से इक्वेशन लिख दिया, अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो C2H5 यहाँ है, C2H5 यहाँ भी है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है। अब COO, अब क्या है O और H, तो H2O आ गया। दैट मीन्स कि द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। यहाँ भी क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, अल्कोहल है और एसिड न्यूट्रलाइज होके एसिटेट बन रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड थिंग कि डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, और ये यहाँ ऐड हो जा रहा है, दैट इज ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ स्टेट हो जा रहा है, इथाइल स्टेट, जो ये इथाइल है यहाँ आ जा रहा है, और ये जो H है यहाँ आ जा रहा है, दैट मीन्स H2O, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किसी भी स्टेटमेंट को जब हमें बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले हम उसके केमिकल फार्मूला को लिख लेते हैं, उस रूप में इक्वेशन लिख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सारे रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है, दैट मीन्स बैलेंस। अगर नहीं है तो हमें बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट, ethene is burnt in presence of oxygen to form carbon dioxide, water and releases heat and light। तो क्या इथिन क्या है, C2H4, इथिन का फॉर्मूला क्या होता है C2H4, burnt in presence of oxygen मतलब 3O2, मतलब O2,
3 तो हमने बैलेंस करने के लिए O2 मतलब C2H4 प्लस O2 दैट गिव्स क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो हमने ये लिख लिया पहले इक्वेशन केमिकल फार्मूला के रूप में। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो क्या है, कार्बन कितना है रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी CO2 है मतलब कि 1 है। तो हमें 2 करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 CO2 कर देंगे तो 2 कार्बन हो गया, तो कार्बन कार्बन बैलेंस हो गया। अब 2 CO2 किए तो क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4 प्रोडक्ट साइड में, और एक ये 5 ऑक्सीजन हो गया। अब हमें कितना करना है, तो हमने ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया मतलब, तब हम अगर इसको यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 4 ऑक्सीजन यहाँ, और इस ऑक्सीजन की जगह 3 अगर ऐड कर देंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट साइड में भी, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना हो गया 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 2 इंटू 2 4, मतलब कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, एंड दिस इक्वेशन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। दैट मीन्स का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। दैट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। सेम क्वेश्चन जो वो 19 में है। हमें एक इक्वेशन स्टेटमेंट जो दिया है इसको बैलेंस इक्वेशन के रूप में लिखना है और बताना है किस टाइप का रिएक्शन है। तो क्या है स्टेटमेंट ए, थर्माइट रिएक्शन, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम एंड गिव्स मोल्टेन आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड। आयरन थर्ड क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला Fe2O3, Fe2O3 हो गया, प्लस रिएक्ट विथ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम Al दैट गिव्स क्या, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और मोल्टेन आयरन दैट इज Fe। तो हमने ये केमिकल फार्मूला लिख लिया। अब देखेंगे कि क्या बैलेंस है। तो आयरन यहाँ कितना है 2 है, और इसमें अभी आयरन कितना है 1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब अगर 2Fe कर देंगे तो आयरन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है, और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितना है 3 है, मतलब कि बैलेंस है। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, मतलब कि अगर हम रिएक्टेंट साइड में अल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा। मतलब बैलेंस इक्वेशन इज Fe2O3 प्लस 2Al दैट गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ भी आयरन 2 है, यहाँ भी प्रोडक्ट में भी आयरन 2 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 3 है, रिएक्टेंट साइड में अल्युमिनियम 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी अल्युमिनियम 2 है, दैट इज अ बैलेंस रिएक्शन। तो अब ये किस तरह का रिएक्शन है, तो किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन को अल्युमिनियम डिस्प्लेस करके Al2O3 बना दे रहा है, दैट मीन्स से सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दैट रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, magnesium ribbon is burnt in an atmosphere of nitrogen gas to form
सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस N2, दैट गिव मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, Mg3N2। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि बैलेंस है कि नहीं। हमारा Mg प्लस N2 दैट गिव्स Mg3N2। तो हमारा प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना 3 है, रिएक्टेंट में सिंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, Mg3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, मतलब दैट इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का एडिशन मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज है दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है Mg3N2, दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। सी क्या स्टेटमेंट है, क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन। हमें स्टेटमेंट दिया है क्लोरीन गैस मतलब Cl पास्ड इन एक्वेस पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो Cl प्लस Ki दैट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस सॉलिड आयोडीन I2। अब हम क्या देखेंगे, हमने ये क्लोरीन प्लस Ki दैट गिव्स KCl प्लस I2। अब हमें देखना है यहाँ क्लोरीन गैस है, यहाँ 2 क्लोरीन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 1 है। तो अब इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, KCl 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ क्या है, जो पोटेशियम है 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड में 1 ही था, मतलब कि यहाँ जो पोटेशियम आयोडाइड है इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। अब पोटेशियम बैलेंस हो गया तो 2 आयोडीन यहाँ हो गया, आयोडीन भी बैलेंस हो गया, तो दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन में क्या हो रहा है, क्लोरीन जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम रिप्लेस मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, तो KCl हो जा रहा है, दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, Ki में आयोडीन कटा के क्लोरीन आ जा रहा है, दैट इज अ पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन सॉलिड बन जा रहा है, तो दैट इज इक्वेशन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इथेनॉल इज burnt in air to form carbon dioxide, water and releases heat। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, C2H5OH burnt in air plus O2 that gives carbon dioxide, CO2 plus water H2O plus हीट रिलीज कर रहा है प्लस हीट। अब इक्वेशन को फिर देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो C2H5OH प्लस O2 है, दैट गिव्स CO2 प्लस H2O। तो हमारे पास कितना है, कार्बन 2 है और यहाँ CO2 कार्बन 1 ही बना, मतलब कि हमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन 2 हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन 2 है ही, तो बैलेंस हो जाएगा, तो 2CO2 हो गया। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन अब इसमें प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन प्लस 1 5 ऑक्सीजन, और रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 और प्लस 2 3 ऑक्सीजन है। तब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन 5 तो आएगा नहीं, मतलब कि 6 4 तो 5 हमारे पास है, मतलब 6, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 3 से कर देंगे तो क्या होगा 3H2 हो गया, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ और 2 CO2।
कितना हो गया 4 + 3 7 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 और प्लस यहाँ 3 कर दिया तो 6 + 1 7 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ 5 + 1 6 हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ प्रोडक्ट साइड में 3 × 2 6 मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। दैट इज मीन्स कि इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ क्या हो रहा है ये इथाइल अल्कोहल बर्न्ट हो रहा है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट रिलीज कर रहा है दैट इज कंबसन हो रहा है। तो दैट इक्वेशन इज कंबसन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें ये रिएक्शन दिए हुए हैं इसमें जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है यहाँ y लिखा हुआ है ये क्या है इनके किस स्टेट में है वो हमें बताना है। तो कुछ ये जैसे कि ये क्या है लेड नाइट्रेट एक्वेस एक्यू मीन्स एक्वेस प्लस 2Ki एक्वेस क्या बनाता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या होता है सॉलिड होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है सॉल्यूशन है एक्वेस। बी में क्या है कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट एक्वेस मतलब सॉल्यूशन दैट गिव्स कॉपर नाइट्रेट एक्वेस प्लस एक्स एक्स क्या आएगा सिल्वर एक्स क्या आएगा सिल्वर आएगा दैट इज ए सॉलिड। सी नेक्स्ट में क्या है जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वेस रिएक्ट जब कर रहा है दैट गिव्स जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है एक्वेस सॉल्यूशन दैट एक्स क्या है एक्वेस H2Y हाइड्रोजन गैस दैट इज अ गैस। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब यहाँ पे क्या है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक्स जो है क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो दैट एक्स रिप्रेजेंट हीट so that is the answer। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 which among the following changes are exothermic और एंडोथर्मिक इन नेचर। ये जो हमारे को ऑप्शंस दिए हैं इसमें कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है हीट रिलीज करता है सराउंडिंग में हीट देता है। एंडोथर्मिक सराउंडिंग से हीट लेता है मतलब हीट का ऑब्जॉर्प्शन होता है दैट इज एंडोथर्मिक एंड हीट रिलीज जब सराउंडिंग में गर्मी बढ़ती है दैट इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है दैट इज कि हीट को ऑब्जर्व करता है दैट इज एंडोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब एसिड में हम वाटर में डाइल्यूशन करते हैं तो क्या हो हीट इवॉल्व होता है हीट इवॉल्व होना मतलब कि एक्सोथर्मिक। डिजोलेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा बेस को वाटर में जब वो करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस तो हीट इवॉल्व होता है। तो हीट इवॉल्व होगा मतलब सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा दैट इज एक्सोथर्मिक। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा सराउंडिंग से जो हीट ऑब्जर्व करेगा
मतलब हीट ऑब्जर्व करने का मीन्स एंडोथर्मिक, तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे को ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जहाँ पे जैसे कि ये है अमोनिया 4NH3 + 5O2 दैट गिव्स NO 4NO + 6H2O। तब यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है अमोनिया में, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब कि अमोनिया इज रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड, H2O + F2 दैट गिव्स HF + HOF। तो यहाँ क्या हो रहा है, H2O, यहाँ H2O क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से क्या हो रहा है, HOF और हाइड्रोजन फ्लोराइड Fe2O3 + 3CO, आयरन थर्ड ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट गिव्स Fe + CO2। तो जो CO है यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। 2H2 + O2 दैट गिव्स 2H2O, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि यहाँ कंबाइन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन जहां होते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। तो लेड ऑक्साइड + 8HCl दैट गिव्स लेड क्लोराइड + Cl2 + H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीशियम + O2 दैट MgO। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, मतलब जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर सल्फेट + Zn दैट गिव्स कॉपर + जिंक सल्फेट, दैट इज कॉपर सल्फेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड + 5Ca कैल्शियम दैट गिव्स 2V + 5Ca। तो V2O5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3Fe + 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 + 4H2। मतलब जो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन दैट वाटर क्या है, यहाँ वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन दैट गिव्स कॉपर + H2O, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। इक्वेशन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो ऑक्सीडेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। रिड्यूसिंग में रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड से लेड क्लोराइड में तो जो लेड ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया। यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है।
यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड हो जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। तो क्या है स्टेटमेंट ए? सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला NO2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl in equal molar concentration gives sodium chloride NaCl and sodium hydrogen carbon NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इक्वल मोलर कंसेंट्रेशन में जब रिएक्ट हो रहा है, दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दैट गिव्स इक्विमोलर कंसेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो क्या है Na2CO3 प्लस HCl, दैट गिव्स NaCl प्लस NaHCO3। अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन भी बैलेंस है क्योंकि इक्वल मोलर कंसेंट्रेशन में रिएक्शन हुआ है। तो क्या हुआ, दो सोडियम रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 और 1 2 सोडियम है। कार्बन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बी क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 on reaction with hydrochloric acid plus HCl gives sodium chloride, water and liberate carbon dioxide. सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस लिबरेट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब कि NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम अगर इनके फिर देखेंगे कि वे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो NaHCO3 सोडियम कितना है? 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, हाइड्रोजन 1 + 1 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2, कार्बन रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 और प्रोडक्ट साइड में 1 + 2 3, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1, दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस। Next, copper sulfate on treatment with potassium iodide precipitate cuprous iodide Cu2I2, जिसका फॉर्मूला होता है liberate iodine gas I2 and also form potassium sulfate K2SO4। तो अब इसको क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4 on treatment with potassium iodide प्लस Ki, CuSO4 प्लस Ki, that gives मतलब precipitate cuprous Cu2I2 प्लस iodine I2 iodine gas and also potassium sulfate K2SO4। तो हमने CuSO4 प्लस Ki, that gives potassium sulfate cuprous iodide and iodine gas। अब क्या करेंगे? देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉपर 1 है और यहाँ कॉपर 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2CuSO4 हो गया, तो कॉपर 2 हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर 2 हो गया। अब क्या होगा? सल्फर SO4 कितना है? SO4 2 है, तो यहाँ कितना है? K2SO4
पोटेशियम सल्फेट सिंगल है, मतलब कि अगर हम पोटेशियम सल्फेट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फेट हमारा 2 सल्फेट इधर भी हो जाएगा, 2 सल्फेट इधर भी रिएक्टेंट में भी हो जाएगा, मतलब कि ये 2KSO4 हो गया। अब 2KSO4 होने से क्या हो गया कि सल्फेट बैलेंस हो गया, लेकिन क्या है पोटेशियम बढ़ गया, K2 2 इंटू 2 4 हो गया। तब हमारे पास 4 K2 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम Ki सिंगल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4K हो गया और ये भी 4K हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। अब यहाँ आयोडीन कितना है, 4I है, और हमें क्या है आयोडीन 2 और प्लस 2, मतलब आयोडीन भी बैलेंस हो गया। दैट मीन्स कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 A solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate solution an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. क्या करें, पोटेशियम क्लोराइड Ki क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड कह रहा है मतलब KCl मिक्स विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, KCl plus AgNO3 that gives insoluble white substance। नेम नहीं दिया हुआ है, बनता है तो insoluble white substance, तो KCl AgNO3 तो क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम को डिप्लेस करके Ag आ जाएगा, मतलब कि AgCl, जो व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। और फिर क्या हुआ, ये पोटेशियम भी क्या हो गया, यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो दैट क्या बन गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब कि KCl प्लस AgNO3 पोटेशियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट दैट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये पोटेशियम को डिस्प्लेस करके सिल्वर आ जा रहा है और पोटेशियम डिस्प्लेस होके मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड थिंग कि पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मींस प्रेसिपिटेट, दैट रिएक्शन इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। So this reaction is double displacement and precipitation reaction. Next question, question number 27. Ferrous sulfate decomposes with the evolution of a gas having a characteristic odor of burning sulfur. Ferrous sulfate decompose होके गैस इवॉल्व हो रहा है, कैसा गैस इवॉल्व हो रहा है, बर्निंग, जो उसका ऑर्डर है बर्निंग सल्फर का ऑर्डर है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4, जब हम उसको हीट करेंगे तो तभी डिकम्पोज होगा, तो ये डिकम्पोज होके क्या बन रहा है फेरस ऑक्साइड Fe2O3, दैट इज ए फेरस ऑक्साइड, एंड बर्निंग स्मेल जो बन रहा है वो क्या है सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन हमेशा ही जितना रिएक्टेंट साइड में होता है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तब FeSO4 आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड में आयरन 2 है, तो आयरन 2 है तो इसके लिए हमें रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन हमारा दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है 3 है। नेक्स्ट क्या बना है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 3 और
वो SO2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 3 और 2 5 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 यहाँ पे 3 मतलब ये 5 और 3 8। तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 4 और इंटू हमने 2 कर दिया है तो 4 इंटू 2 8 मतलब कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सल्फर कितना हो गया 2। अब यहाँ पे सल्फर एक सल्फर डाइऑक्साइड में है एक सल्फर ट्राइऑक्साइड में है यहाँ भी बैलेंस हो गया मतलब कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या हो रहा है जब डिकम्पोज हो रहा है मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जब एक बड़ा कंपाउंड टूट के जब टूटता है दैट इज ए डिकम्पोज होना है तो दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। जो रात में फायरफ्लाई देखते हैं वो जो चमकती रहते हैं वो क्यों होता है। तो क्या होता है उनके अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जहां ऑक्सीजन एटीपी आपस में कंबाइन होता है उससे एक ल्यूमिनस उनके अंदर से ही आता है। तो फायरफ्लाइज प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड देयर बॉडीज which allow them to glow at night। जो फायरफ्लाइज होते हैं बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो रात में आपको ग्लो करते हुए दिखाएगा। उसमें क्या होता है ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कैल्शियम एटीपी एंड ल्यूसीफेरेन इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड ल्यूसीफरेज। जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है कैल्शियम एटीपी क्या होता है एडिनोसाइन टाइप ट्राइफॉस्फेट एंड ल्यूसीफेरिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जब वो कंबाइन होता है दैट गिव्स अ बायोल्यूमिनेसेंस। तो इंटरनली एक ग्लोइंग का वो देता है इसीलिए जो फायरफ्लाई होते हैं नाइट में ग्लो करते हैं उनके बॉडी इनसाइड द बॉडी केमिकल रिएक्शन होता है जिसके चलते वो ग्लो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है grapes hanging on the plant do not ferment but after being plucked from the plant can be ferment। Under what conditions do these grape ferment? Is it a chemical or physical change? क्या है ग्रेप जब प्लांट पे लगा होता है तो फर्मेंट नहीं होता है और जैसे ही हम उसको प्लग कर लेते हैं तो फर्मेंट हो जाता है। क्यों होता है और क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो क्या होता है मेनली जब ग्रेप प्लांट पे होता है तो जो प्लांट है उसकी डिफेंसिव मतलब मैकेनिज्म जो है उसके चलते वहाँ फर्मेंटेशन ग्रेप का नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम प्लग करके बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होगा प्लग कर लेते हैं तो ग्रेप ईस्ट से रिएक्ट करता है और फर्मेंट हो जाता है। वहाँ पे जो शुगर है ग्रेप में वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो grapes on the plant do not ferment because of the defense mechanism of the plant। जो प्लांट लिविंग थिंग है उसको सारे कुछ मिल रहा है इसलिए grapes ferment नहीं होता है। लेकिन when grapes are plucked from the plant grapes react with yeast to carry out fermentation। जब हम उसको ग्रेप को प्लांट से प्लग कर लेते हैं तो जब वो प्लांट से अलग हो जाता है तो क्या करता है जो ईस्ट है उससे रिएक्ट करता है और फर्मेंटेशन हो जाता है। वहां पे क्या होता है फर्मेंटेशन में जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो जो शुगर अल्कोहल में कन्वर्जन है दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज। दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ आंसर grapes on the plant do not ferment
because of defense mechanism of the plants. When grapes are plucked from the plant, grapes react with the yeast to carry out fermentation. Here sugar changes to alcohol and it is a chemical change. तो आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं हम समझे होंगे। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे अपने से और ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं आप सुन रहे होते हैं, जब आप अपने से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तो कुछ और ज़्यादा ही समझ में आता है। इसलिए आप रिवीजन जरूर कीजिए और आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे और जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। थैंक यू।